Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the fourth chapter, that is the Mughal Empire, and I'm having the book Our Past class 7, and this is a very interesting chapter and you will learn a lot of in this chapter. So let us start without wasting any time. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 हिस्ट्री की बुक में 150 सालों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले हमने जो मतलब कि जो पढ़ा है 12th सेंचुरी तक का हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो मिडल एजेस में जितने भी हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी तो उसमें बहुत सारे कल्चर्स थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, जिसमें जो रूलर्स थे उनको एक मतलब कि अपना एक्सपेंड करना अपने टेरिटरी को, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था उनके लिए. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. ठीक है, अगर आप कंपेयर करो जो उनके पहले जो पूर्वज थे, जो मुगल ने एक ऐसा एम्पायर क्रिएट किया जो अब तक मतलब कि पॉसिबल नहीं था कि इतने थोड़े टाइम में इतना बड़ा एम्पायर बनाना. ठीक है, हिदरटो का मतलब क्या था, अब तक. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. ठीक है, अगर बात की जाए 16th सेंचुरी से लेके उन्होंने अपने किंगडम को इतना बढ़ा लिया आगरा और दिल्ली तक कि 17th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने मतलब कि जो आसपास के जो कॉन्टिनेंट थे उन पर भी कंट्रोल कर लिया. They imposed structure of administrations and ideas of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding ruler of the subcontinent could not ignore. ठीक है, इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है. वो क्या है कि उन्होंने इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया. देखो, हम कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो उसको चलाना बहुत ज़रूरी है ना. हम जैसे मान लो स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है, कोई कॉलेज बना हुआ है, तो उसको चलाने के लिए एडमिनिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम उसको चला रहे हैं. ठीक है, तो उसमें जो गवर्नमेंट है क्या है, किस तरीके से जो उन्होंने रूल बनाए हैं अपने उस रूलर को एक्सपैंड करने के लिए, जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर. जो आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया के, जब वो इंडिपेंडेंस डे पे जो एड्रेस करते हैं लाल किले, दिल्ली के लाल किले से एड्रेस करते हैं ना. ठीक है, रैम्पार्ट क्या होता है, जो किले के मतलब कि किले के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं. ठीक है, तो एक किले की दीवार को भी बोल सकते हैं आप. तो वहाँ से जो लाल किला है वो रेजिडेंस हुआ करता था किसका, मुगल एम्परर्स का. ठीक है, जो मुगल सम्राट थे. अब बात आती है हु वर द मुगल्स, कि मुगल्स थे कौन. हम बात करें ना मुगल एम्पायर की तो पता होना ज़रूरी है कि मुगल थे कौन, है ना. तो जो मुगल थे वो अगर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अगर पता करें तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मुगल जो डायनेस्टी थी, अगर आपको बताना हो कि जो मुगल थे तो आप इसको बोलोगे मुगल रेफर्स टू अ मुस्लिम डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर अ मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन. ठीक है, अगर बात की जाए बिल्कुल सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, जो मुगल्स थे वो कौन थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी जो जिन्होंने हिंदू के ऊपर कंट्रोल किया, वो लोग मुगल्स थे. ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया, द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स. लाइनेज क्या होता है, वंश को बोलते हैं. एंड जो मुगल्स थे वो डिसेंडेंट थे. डिसेंडेंट का तो वंश थे जो बहुत बड़े मतलब कि उसका पार्ट थे शासन का. कौन से वंश के थे, मतलब कहते हैं ना भाई इस वंश के हो तुम लोग, है ना. तो मुगल्स किस वंश के थे तो वो हमें पता चलेगा फ्रॉम देयर मदर. देखो, वंश होता है, वंश का तो मदर साइड होती है, आपको सबको पता है. मदर साइड होती है अलग होती है, फादर साइड अलग होती है ना, अलग फैमिली होती है. तो जो मदर की साइड थी वो कौन से डिसेंडेंट थे, दे वर द डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज खान. ठीक है, चंगेज खान जो डाइड हो गए थे 1227 में. द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. अब मंगोल्स के बारे में हमने पहले भी दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा था. जो अगर जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो भी अटैक्स हुए हैं वो हमेशा वेस्ट साइड से हुए हैं. ठीक है, मंगोल जो रूलर्स थे जिन्होंने चाइना में मतलब कि सेंट्रल एशिया में मतलब कि बहुत सालों तक रूल किया, तो वहाँ का जो चंगेज खान था उसकी मतलब कि आगे जो मदर हैं, ठीक है,
तो जो मदर साइड वहाँ की थी, एंड मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना, एंड ये हो गया फ्रॉम देयर फादर। अगर फादर साइड की बात करें मुगल की, जो मुगल थे ना, तो उनकी मदर तो क्या थी, चंगेज़ खान की साइड से थी, ठीक है। जो चंगेज़ खान कौन है, जो चाइना और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। अगर फादर की बात करें तो जो फादर है वो कौन से कहाँ के हैं, जो सक्सेसर है कहाँ, तिमूर जो मतलब कि डाइड हो गया था 1404 में, रूलर ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न सिटी टर्की, ठीक है। टर्की के शासन का मतलब कि वो है जो तैमूर था वो टर्की से था, ठीक है। तो वहाँ से फादर साइड हो गई है मुगल्स की। तो मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल टू मुगल्स और मंगोल, ठीक है। अब जो मतलब कि जो मुगल्स थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनको मंगोल बोला जाए। वो दिस वॉज बिकॉज तंगेज खान मेमरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ द इन्यूमरेबल पीपल, क्योंकि जो तंगेज खान था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव पर्सन था, मतलब कि उसने बहुत सारे कांड करे हुए थे, मैसेकर का मतलब हत्याकांड किए होते थे बहुत ज़्यादा, तो लोग उसको लाइक नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उजेबस एंड देयर मंगोल्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो वो क्योंकि जो मंगोल के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे भी रिलेटेड था। ऑन द अदर हैंड जो मुगल थे, लेकिन जो मुगल थे, मुगल वर प्राउड ऑफ देयर त्रिमूर्त एंसेस्ट्री, ठीक है। तो अपनी जो वो एंसेस्ट्री के लिए मतलब कि जो फेमस थे जो मुगल्स थे, नॉट लीस्ट ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली, क्योंकि जो उनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली पे पूरा मतलब कि कब्जा कर लिया था, मतलब कि तो फिर वो जिस चीज़ के लिए फेमस होते तो वो लोग होते हैं वो अपने आप को उसी मतलब कि आपसे अपने आपको जोड़ना पसंद करते हैं ना, जिस चीज़ के लिए फेमस होते हैं। जिसके फेमस नहीं होते हैं तो वो तो पसंद ही नहीं करते कि हम उसे एसोसिएट क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुगल्स के साथ था। तो मदर साइड के साथ क्या थे, वो जो लोगों के साथ थे मतलब कि जो मतलब कि लोग क्या कहेंगे, मतलब कि जो डिसेंडेंट थे वो क्या थे कि अच्छे लोग नहीं थे, तो इसलिए वो फादर साइड को ज़्यादा पसंद करते थे कि भाई हमें लोग इस नाम से जा रहे हैं जो मुगल हैं, ठीक है। दे सेलिब्रेट द जीनियोलॉजी पिक्टोरिकली, जो जीनियोलॉजी का मतलब जो वंशज होते हैं, ठीक है। ये पूरा वंश बता रखा है इसमें यहाँ पे। तो उसके लिए मतलब कि ईच नंबर रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, उसमें इस पिक्चर में तैमूर हैं और खुद भी हैं, एंड टेक अ लुक एट द फिगर टू विच इज समवट लाइक अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स, ठीक है। जो पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई है पूरी ग्रुप फोटो है, ये हमारे जो मुगल्स के एम्पायर्स हैं सारे के सारे। अब बात की जाती है जो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 टू 1530, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप नाम बार बार हिस्ट्री में अगर बात करोगे हिस्ट्री में कि अगर 15 सेंचुरी की बात करें तो बाबर के बिना तो बात पूरी ही नहीं होगी, ठीक है। तो बाबर हमारा क्या है, फर्स्ट मुगल एम्परर है, ये आपको ध्यान रखना है। और टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा सा मतलब टाइम डेट्स आपको लगता है कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेट्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको बार बार करते हैं तो वो ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो 1526 से 1530 तक का टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 4 ईयर्स का, लेकिन इम्पोर्टेंट टाइम था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरेंगना नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, फरंगना, ठीक है, फरंगना बोलेंगे इसको, जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, ठीक है। और इन 1494, और ये उज्बेकिस्तान की एक सिटी है फरंगना। 1494 में ये इनको सिंहासन मिल गया था व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड, ठीक है। सिर्फ वो 12 ईयर्स के थे तब वो फरंगना के शासक बन गए थे बाबर। और ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उजेबक्स, ठीक है। तो उनको मतलब कि अपना जो एंसेस्ट्रल जो सिंहासन था वो छोड़ना पड़ा था उजेबक्स की वजह से। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ वांडरिंग ही सीज काबुल, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, काबुल पे कब्जा कर लिया भी 1504 में, 1504 में, 1526 में उन्होंने सुल्तान जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको मतलब इब्राहिम लोदी थे उनको हरा दिया था पानीपत की लड़ाई में, ठीक है। और कैप्चर कर लिया था दिल्ली और आगरा पे, ठीक है। टेबल 1 चार्ट है, सम ऑफ द मेजर कंपेन्स ऑफ मुगल्स हैं हमारे। तो स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये बता रखा है कि भाई ये लिस्ट है, इस लिस्ट में सारे के सारे इनके वंशज हैं, ठीक है। इस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हो, और इसमें सिर्फ ये बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि कैनोन्स, ये कैनन्स का मतलब क्या होता है, जो ये आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं तोप्स वगैरह होते हैं इनको बोलते हैं कि कैनन्स का यूज़ किया गया था, ठीक है, 16th सेंचुरी में। जस्ट यही है हमारा। फिर उसके बाद ये न्यू बुक्स में तो नहीं है, ये प्रीवियस बुक में है, ओल्ड जो पब्लिकेशन का बुक है उसमें है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या दे रखे हैं, जो हमारे मुगल एम्पायर्स हैं उनकी लिस्ट दे रखी है कि सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जहांगीर जी आए, फिर शाहजहाँ आए हैं हमारे, ठीक है। फिर औरंगजेब है, औरंगजेब का हमारा लास्ट था, मतलब लास्ट जो एम्पायर, अगर वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन जो होते हैं वो हमने मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाबर से स्टार्टिंग हुई है, देखो फर्स्ट और लास्ट हमेशा याद ही रखना चाहिए। स्टार्टिंग जो मुगल एम्पायर है उसमें बाबर से हुई है और एंडिंग हमारे किससे हुई है, औरंगजेब से हुई है, ठीक है। ऐसे वंश जैसे होते थे, पहले बाबर है, बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर का बेटा हमारा क्या है, जहांगीर है, जहांगीर
जहांगीर का बेटा, फिर शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में तो सभी जानते हैं ना, शाहजहाँ ने हमारा ताजमहल बनाया हुआ, तो इसको तो मतलब कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। फिर औरंगजेब के बारे में है, ठीक है। तो ये सब है, इसकी डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है। बस फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारे अकबर थे वो एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उनका, कि किस तरीके से जो मतलब कि उनकी सिटी है एडमिनिस्ट्रेशन करना उनको बहुत अच्छा था इनका, ठीक है। जहांगीर आर्ट के लिए फेमस थे, जो शाहजहाँ थे वो हमारे आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे, ठीक है। ये चीज़ें बस इनके बारे में जो मेन है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मतलब मेन तो आपको यही पता होना चाहिए कि लिस्ट में कि सबसे पहले बाबर था, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहाँ है, फिर औरंगजेब है। इतना ही पता होना चाहिए अभी फ़िलहाल आपको। फिर आपका इसके नेक्स्ट बात क्या आ जाती है आपकी, कि जो मुग़ल ट्रेडिशन थे ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसका जो मतलब कि एम्पायर है, उसके बाद वो एम्पायर किसको मिलने वाला है, तो उसका एक तरीका होता था, वो क्या तरीका है, ठीक है। द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ, ये क्या है भाई आपका, प्राइमोजेनिटिस, ठीक है। प्राइमोजेनिस इसकी प्रोनाउंसिएशन थी भी इसकी, प्राइमोजेनिस, हाँ। तो इस मतलब कि प्राइमोजेनिस में क्या होता है कि जो एल्डर सन होता है ना, उसको ही फादर की जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाती है। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल्स एंड रिमूव कस्टम ऑफ कॉपर सिनरी इनहेरिटेंस, ठीक है। कॉपर सिनरी का मतलब क्या होता है, कॉपर सिनरी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो डिवीज़न होता है इनहेरिटेंस का वो सभी बेटों में होगा, ठीक है। दो तरीके थे, एक तो जो मुगल मलिश में विश्वास नहीं करते कि भाई जो फादर की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ बड़े बेटे को ही मिलेगी, ठीक है। अब देखो बात भी सही है, अगर बड़े बेटे को मिल जाएगी तो बाकी बच्चे क्या करेंगे भाई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तो इसकी बजाय उन्होंने क्या, मुगल्स ने क्या फॉलो किया कि जो त्रिमुत का जो कस्टम था वो जो क्या था, कॉपरेशन, ये क्या है, कॉपरेशनरी बोलेंगे इसको, कॉपरेशनरी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है, वैसे मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, यहाँ पे आर तक इसका स्ट्रेस आएगा, कॉपरेशनरी, ठीक है। इनहेरिटेंस है कि जिसमें जो डिवीज़न है वो इनहेरिटेंस का वो सभी बच्चों में इक्वल होगा, ठीक है। दो ही चीज़ें दे रखी हैं कि दो मतलब की चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो नाम दे रखा है इसमें जो जेनिशर में, एक तो क्या है कि एल्डर सन को मिलेगी प्रॉपर्टी, लेकिन मुगल का जो मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वो सभी बच्चों में मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है, नाम मुश्किल है लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो ईजी है। फिर उसके बाद क्या है, मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, कि जो मुगल्स थे उनका क्या रिलेशन था अदर रूलर्स के साथ। तो जैसे हमने टेबल 1 में पढ़ा, हमें इसको दोबारा से देखना वो करें कि नोटिस करो कि जो मुगल एम्पायर है उसमें जो कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दम वॉलेंटरी, ठीक है। जो मुगल्स थे वो बड़े पावरफुल बने, उन्होंने अदर रूलर्स को बड़े वॉलेंटरली ही ज्वाइन किया। जो राजपूत थे आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। राजपूत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू अ मुगल फैमिली, ठीक है। अब राजपूतों ने जो अपनी फैमिलीज मतलब कि जो राजपूत फैमिली की जो मतलब गर्ल्स थी उनको मतलब कि मैरिड किया गया मुगल फैमिलीज में, एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, उन्हें अच्छी पोजीशन मिली। तो बट मैनी इंसिस्टेड एज वेल, लेकिन कुछ ने विरोध भी किया। तो मैं जो मुगल्स जो आए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थे, तो उनका राजपूत फैमिली के साथ अच्छा मतलब रिलेशन भी रहा, ठीक है। कुछों का अच्छा रहा, कुछों का रजिस्ट भी किया उसके लिए, लेकिन मतलब कि मोस्टली अच्छा रहा। जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो सिसोदिया राजपूत, आपको ध्यान रखना है कि जो सिसोदिया राजपूत हैं वो क्या है, मेवाड़ के हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। वंस डिफीटेड, एक बार वो हार गए थे। हाउएवर दे वर ऑनरली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड, उनको मतलब कि लैंड भी दी जाती थी बैक एज असाइनमेंट, ठीक है, जिसको जहांगीर बोला जाता है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स एनेबल द मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टेंस, ठीक है। जो केयरफुल मतलब कि बैलेंस रखा जाता था कि जब अगर कोई हार जाता है, ठीक है, तो उसको ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा उसके ओपोनेंट को, जो मुगल्स होते हैं, ठीक है। मतलब उसको मतलब क्या है कि उसको मतलब कि उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होता था ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि किंग्स को मतलब कि जैसे कब्जा तो कर लिया, मान लो हरा भी दिया उनको, लेकिन वो उनको ह्यूमिलेट नहीं करता ताकि उनको फील ना हो। इस तरीके से वो अपना एक्सपेंशन करते थे मुगल थे जो। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन हर टाइम तो बैलेंस करना मुश्किल होता था कि आप किसी कंट्री के ऊपर मतलब कि किसी दूसरे किंग के एरिया पे आप कब्जा भी कर रहे हो, फिर आप उसको मना भी रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना। तो लुक एट टेबल 1 अगेन, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन आप एक्सेप्ट वो जो लिस्ट पढ़ोगे आप, औरंगजेब ने मतलब इंसल्ट भी की थी शिवाजी की, जब वो मतलब कि ही के जब उनको एक्सेप्ट करना होता जो मुगल अथॉरिटी। बट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, और इंसल्ट का रिजल्ट क्या हुआ था हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मनसबदार और जागीरदार, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखो न्यू नेम्स हैं आपके लिए, मनसबदार और जागीरदार क्या होते हैं
वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन दैट मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। अब देखो कोई भी एम्पायर चला रहे हो आप, कोई भी एम्पायर एक अकेला किंग नहीं चलाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो स्कूल खोल लेते हैं, अब स्कूल खोलने के बाद भी नहीं है कि जो मैनेजमेंट है या कोई प्रिंसिपल है वही चला लेगा, उसको आगे पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि उस काम को प्रोसीड अच्छे से कर पाए, है ना। तो इस तरीके से जो मुगल एम्पायर बनाते थे वो रिक्रूट करते थे, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब्स देते थे। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स दे एक्सपेंडेड, दो इंक्लूडेड ईरानिश, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत। मतलब ये नहीं था कि सिर्फ जो टर्किश जो नोबल्स हैं वो सिर्फ टर्किश को अप्लाई करेंगे, उसमें ईरानिश भी होते थे, इंडियंस भी, मुस्लिम भी, अफगान भी, राजपूत सभी आते थे अलग अलग उसके। जो मराठास थे एंड अदर जो ग्रुप्स होते थे, तो दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, ठीक है, जो भी उसमें जॉब अपॉइंट हो जाती थी ना जिसकी मुगल एम्पायर में, उसको मनसबदार बोला जाता था, ठीक है। जो टर्म मनसबदार है उसका मतलब क्या है, जो एक ऐसा इंडिविजुअल हु होल्ड्स एन मनसब, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा मनसबदार का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो मतलब कि वो मनसब को होल्ड करता है, मतलब उस पोजीशन को ले लेता है, मतलब कि एम्पायर में जो पोजीशन को उसने होल्ड कर लिया ना, उस पोजीशन को हम मनसबदार बोलते हैं। और वो जो ग्रेडिंग सिस्टम होता था जैसे मुगल्स यूज़ कर उसको फिक्स कर देते थे, जैसे पहले नंबर पे रैंक होता था, फिर दूसरा सैलरी है, तीसरा क्या है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। से आपको ध्यान रखना है, पहला रैंक और दूसरा सैलरी, तीसरा क्या है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रैंक में क्या होता था, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमिन्ड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जत। आप जो रैंक या सैलरी के दौरान मतलब कि जो भी जॉब को डिटरमिन करते थे तो उसको जत बोला जाता था। जो हाईएस्ट ऑफ द जत द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जेस्ट ही सैलरी। मतलब कि जैसे हाई पोजीशन जिसकी भी होती थी उसको हायर जत बोला जाता था और उसको हायर सैलरी भी मिलती थी जिसकी पोस्ट ज़्यादा होती थी। जो मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर एंड कैवलरीमैन। और जो मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात आती थी तो उसमें उसको एक मतलब कि जो कैवलरी मैन की जो मेंटेन करना होता था जो स्पेसिफिक नंबर है। और जो मनसबदार जो ब्रोड द हिज कैवलरी मैन फॉर ए रिव्यू गोट दैम रजिस्टर्ड एंड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे दैम एज ए सैलरी। अब जो मनसबदार होते थे वो क्या करते थे, कैवलरी मैन के जो घोड़े वगैरह रखते हैं ना, जो घुड़सवार होते हैं उनको बोलते हैं, तो उनको प्रॉपर एक हॉर्स भी दिया जाता था और उसको मतलब कि ब्रांडेड होता था वो, ठीक है, उसको नेम रजिस्टर होती थी प्रॉपर कि हाँ इस पर्सन को इतने हॉर्सेस मिल गए हैं। और फिर वो एक मतलब कि उसके लिए उनको सैलरी भी पे की जाती थी। एंड मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कोल्ड जागीर, ठीक है। जो मनसबदार जो भी जिस भी इंडिविजुअल को जो भी जॉब मिल रही है तो उसको जो सैलरी मिलती थी, ठीक है, उस सैलरी को जो देते थे उस चीज़ को हम क्या बोलते थे, वो जागीर बोलते थे। समवट लाइक उसको इक्तस भी बोला जाता है। बट अनलाइक मुक्तिस मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन एन एडमिनिस्टर देयर जागीर। लेकिन जो मुक्तिस की तरह क्या होता था कि जो मोस्ट जो मनसबदार है ना उनको एक्चुअली में जो वो वहाँ पे उनको वो रहने के लिए प्ले जगह नहीं मिलती थी, ठीक है, जागीर नहीं मिलती थी। दे ओनली हैड राइट टू द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट। और उनको सिर्फ एक राइट था, जो भी रिवेन्यू थी जो भी असाइनमेंट था वो उनके सर्वेंट के द्वारा उनसे कलेक्ट की जाती थी। जबकि जो मनसदार थे वो दैम सेल्फ सर्वड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो मनसदार थे उनको खुद दूसरे पार्ट में कंट्री में सर्व करना होता था। जो अकबर के जो शासन में क्या होता था, जो जागीर हैं वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसदार। जो अकबर के टाइम में क्या होता था, जो जागीर है वो इक्वली दी जाती थी ताकि जो रिवेन्यू है वो इक्वली डिवाइड हो सभी के सभी मनसदार में। बट औरंगजेब के टाइम में क्या होता था, दिस वॉज नो लॉन्गर द केस, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं कि इक्वल सबको मिलेगा। औरंगजेब के टाइम की अगर बात करी जाए तो एक्चुअल जो रिवेन्यू थी कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, ठीक है, जो एक्चुअल जो होती थी वो कम होती थी, ठीक है, बजाय कि जो ज़्यादा टोटल सम के। तो देर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसदार। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मतलब कि बढ़ जाते हैं, मनसदार बढ़ जाते हैं। एंड विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड ए जागीर। उनको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई जागीर की। और एज ए रिजल्ट जो मैनी जागीरदार थे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड ए जागीर। और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे अगर वो मतलब जागीर बन जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे मिले। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। और जो औरंगजेब था इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाया कि सबको इक्वल सैलरी मिले, तो देन पेजेंट्री देयर फोर सफर्ड ट्रेमेंडसली। तो जो पीसेंट थे वहाँ के उनको बहुत ज़्यादा औरंगजेब के टाइम में सफ़र करना पड़ा। मतलब अकबर के टाइम में बिल्कुल ठीक था लेकिन औरंगजेब के टाइम में उसको सफ़र करना पड़ा। अब बात है कि जब्त क्या होता है और जमींदार क्या होता है, ठीक है। जब्त की बात करें तो जब्त क्या होता है, रिवेन्यू सिस्टम होता है, और जमींदार क्या होता है, हमारे लैंड लॉर्ड्स होते हैं।
जो मेन सोर्स होता है इनकम का, जो मुगल्स जो रूलर्स को दी जाती है, वो क्या था, टैक्स लगाया जाता था पीजेंट। और ये बात हमें पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ी थी कि जो भी राजा होता है उसको अपना शासन चलाने के लिए भी पैसे तो चाहिए होते हैं ना, पैसे वो घर से थोड़ी नहीं लगाएगा, तो पैसे उसको टैक्स की फॉर्म में मिलते हैं। टैक्स कहाँ पे है, लोगों पे लगाया जाता है, ठीक है, लोग देते हैं, तो वो पैसा आता है, फिर वो उनको ऊपर लगा देते हैं। इन मोस्ट प्लेसेस में जो पीजेंट होते हैं पेड टैक्सेस थ्रू देयर रूलर्स एलाइट एंड दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चिफ्टेंस, ठीक है। तो जो ज़्यादातर क्या होता है प्लेसेस में जो पीजेंट है वो टैक्स पे करते हैं, वो अपने शासन के थ्रू करते हैं, और जो हेडमैन है चिफ्टेंस को दे देते हैं। जो मुगल्स है यूज वन टर्म, मुगल्स ने इसको एक टर्म यूज करी, उसका नाम था जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेदर देवर लोकल हेडमैन और विलेज और पावरफुल चिफ्टेंस, ठीक है। और वही जो जमींदार था वही डिस्क्राइब करता था कि वही विलेज का हेडमैन है और वही क्या है, मेन मुखिया है। जो अकबर की रिवेन्यू मिनिस्टर थे, जो टॉडर मल थे, ठीक है, कैरिड आउट केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप इल्ड, पीस प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर्स पीरियड, ठीक है। जो अकबर का जो रिवेन्यू जो मिनिस्टर था वो क्या था, टॉडर मल था, जिसने क्या किया, मतलब ये केयरफुल सर्वे किया जिसमें मतलब कि फसल उगाई गई थी, और जिसमें जो प्राइस था, एरिया था, वो 10 ईयर्स तक का था, और 1570 से 1580 के बीच का, ठीक है। इस बेसिस में जो डाटा कलेक्ट किया उसमें जो टैक्स था वो फिक्स था, हर मतलब की क्रॉप पे कैश में फिक्स था। जो एरिया है उसको डिवाइड किया गया था रिवेन्यू सर्कल में अपने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल को। जो रिवेन्यू सिस्टम था उसको हम क्या बोलते हैं, जब्त बोलते हैं, ठीक है। जब पैसे हैं अभी किस तरीके से लगाने हैं तो उसको रिवेन्यू सिस्टम बोलते हैं, उसको जब्त भी बोला जाता है। तो इट वॉज ए प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। और ये चीज़ें कहाँ पे फॉलो की जाती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे लैंड का सर्वे किया जाता था और जहाँ पे अकाउंट भी रखे जाते थे, वहीं पे ये चीज़ फॉलो होती थी। दिस वाज नॉट ओनली पॉसिबल इन द प्रोविंस सच एज द गुजरात या बंगाल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इन सब एरियाज ऑफ द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, ठीक है। कुछ एरियाज थे जमींदार के जिनमें उन्होंने बहुत मतलब कि पावर को डील किया। कैसे, जो एक्सप्लॉयटेशन है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन, ठीक है। जो मतलब कि मुगल्स ने जो एक्सप्लॉइट किया उसकी वजह से उन लोगों ने कुछ लोगों ने विद्रोह भी किया। रिबेलियन क्या होता है, विद्रोह करना, और एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, शोषण करना। समटाइम्स जो जमींदार हैं पीजेंट ऑफ द सेम केस एलिड इन रिबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कुछ बार अब जब उन पे पैसे टैक्स लगाए जाते थे तो जो लोग थे वो भी विद्रोह करते थे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो दीज पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और जब लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया ना, विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो 17th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर था उसका एंडिंग का टाइम आ गया था, ठीक है। तो अब इस पहरे में क्या दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, वो क्या है, अकबरनामा, ठीक है। एन ए अकबरी क्या है, ये जब सब अकबर ने ऑर्डर किया, एक अपने क्लोज फ्रेंड है जो उसका कोर्टियर है, वो कौन है, अबुल फजल को ऑर्डर किया। उन्होंने बोला कि भाई तुमने भाई हिस्ट्री के बारे में, मेरे शासन के बारे में लिखना। तो अबुल फजल ने क्या किया, 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी जिसमें अकबर के शासन के बारे में बताया गया कि, और उसको नाम क्या दिया गया, अकबरनामा दिया गया, ठीक है। जो फर्स्ट वॉल्यूम तो डील करता है कि अकबर के जो एंसेस्टर थे, अकबर के एंसेस्टर कैसे थे। सेकंड वॉल्यूम का रिकॉर्ड करता है जो अकबर के साथ जो इवेंट हुए हैं, अकबर के शासन के टाइम में क्या क्या हुआ। थर्ड वॉल्यूम क्या करता है, अकबरी मतलब उसमें क्या डील करता है, जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अकबर का घर कैसा था, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू कैसी थी, कैसी ज्योग्राफी थी एम्पायर की, ये सब इसमें बताया गया। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है अकबरी के बारे में, कि रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल हैं जिसमें चीज़ों के बारे में हमें क्रॉप्स है, इल्स है, प्राइस है, वेजेस है, रेवेन्यू है, इन सब के बारे में हमें पता लगता है। तो जो अकबर है वो रिसीव कर रहा है अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, ठीक है। ये देखो, ये जो पिक्चर में है ना, यहाँ पे जो अकबर है वो मतलब अकबरनामा रिसीव कर रहा है अबुल फजल से, ठीक है। ये अकबर हो गए, ये अबुल फजल हो गए, ये रिसीव कर रहा है अकबरनामा ये पिक्चर में, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि हमारा अकबर पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी। तो जो ब्रॉड फीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या थी, ले डाउन करती है अकबर की, वर इलेबोरेटली डिस्कस बाय अबुल फजल ने जो अपनी बुक में डिस्कस किया है, हमने अभी पढ़कर ही हटे हैं, अकबरनामा में किया है कि उसकी लास्ट जो वॉल्यूम थी वो क्या थी, अकबारी थी, ठीक है। उसमें फजल ने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस में, ठीक है। पूरा जो एम्पायर है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि जो सामंत मतलब कि जो पूरा प्रोविंसेस होता है वो छोटे छोटे सामंत्स को दे देते हैं ना, तो इस तरीके से जो इसने अपना भी जो एम्पायर होता है पूरा बड़ा है वो उसमें प्रोविंसेस में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सूबस, ठीक है। गवर्नड कौन करते थे, इसको सूबेदार गवर्न करते थे। वो कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल, जो इसमें वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देखते थे, मिलिट्री फंक्शंस भी देखते थे। जो हर प्रोविंस होता है उसमें फाइनेंशियल ऑफिसर होता है जिसको क्या बोलते हैं, दीवान बोलते हैं। फॉर द मेंटेनेंस क्या होता है, पीस और ऑर्डर के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो सूबेदार होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता था ऑफिसर्स के थ्रू, मतलब क्या है, सपोर्ट किया जाता था
जैसे जो मिलिट्री जो पे मास्टर होते हैं, ठीक है, उसको बख्शी बोलते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं इंचार्ज में रिलीजियस चैरिटेबल पैट्रोनेज के, ठीक है। तो इसमें जो सरदार जो मतलब सदर होते हैं, मिलिट्री जो कमांडर्स होते हैं, और टाउन पुलिस कमांडर्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नूरजहाँ ने मतलब कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जहांगीर के कोर्ट को, ठीक है। जो हमारा ये क्या है, मेहरुनिशा मैरिड द एम्पायर ऑफ जहांगीर इन 1611 में, ठीक है। जो मेहरून, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, जो मेहरून था मतलब मेहरू थी, उसने शादी करी जहांगीर से शादी करी 1611 में, ठीक है। और रिसीव कर लिया टाइटल नूरजहाँ का, ठीक है। जब जो मेहरुनिशा जो लड़की है उसने जब जहांगीर से शादी कर ली थी तो उसको नूरजहाँ का टाइटल मिल गया था, तभी नूरजहाँ बोलते हैं। तो शी रिमेंड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, ठीक है। और जो नूरजहाँ थी वो बड़ी ही मतलब कि लॉयल थी अपने मोनार्क के लिए, किंग के लिए। एज ए मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ, ठीक है। तो जहांगीर ने भी जैसे सिक्के वगैरह बनाए उस टाइम के, तो उसमें उसका टाइटल भी दिया गया, उसकी पिक्चर भी बनाई गई। जो एडजॉर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहाँ का एक फरमान भी बनाया गया, ठीक है। द स्क्वेयर सिल स्टेट से जो कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहाँ पदम बेगम द राउंड सिल स्टेट्स, मतलब जैसे ना सील होती है, जैसे हम उसमें टिकट वगैरह होते हैं, महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है, तो पहले टाइम में उसने मतलब कि इतना उसको अपनी वाइफ से अटैचमेंट थी जो जहांगीर है, तो उन्होंने नूरजहाँ की स्टैंप्स बनवा दी थी, ठीक है। ये सब दिया गया है इसमें। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अकबर के जो नोबल्स थे उन्होंने कमांड किया लार्ज आर्मीज़ को, ठीक है, उनमें लार्ज अमाउंट की रिवेन्यूज़ मिलती थी, जबकि जो लॉयल थे वो पूरे एम्पायर से। फिर उसके बाद जो उनकी जो लॉयल्टी थी एम्पायर के लिए वो इतनी वीकेंड हो गई थी जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है, ठीक है। तो जबकि अकबर क्या था, जो फतेहपुर सिकरी में डूरिंग द 1517 में ही स्टार्टेड डिस्कशन द रिलीजन, ठीक है। उसने मतलब कि जब डिस्कशन किया, धर्म के नाम पर डिस्कस किया, तो विद द अल उलामा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उलामा ही बोलेंगे, जो इस्लाम के लिए होता है, ठीक है। एंड ब्राह्मण्स भी हैं, जेसिस प्रीस्ट भी हैं, हु वाज रोमन कैथोलिक्स भी हैं, जोरिस्ट्रियंस भी हैं। जब धर्म की बात आई तो अलग अलग धर्म होते हैं, तो जो डिस्कशन था वो बहुत लंबे टाइम तक चला, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था धर्म में, सोशल कस्टम्स में डिफरेंट ग्रुप की। तो अकबर का जो इंटरेक्शन था लोगों के साथ वो डिफरेंट फेथ के साथ था। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि भाई जो इतने रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो इम्फेसाइज करते हैं सिर्फ डोगमा को, वर ऑफन्स बाय गॉड्स, जिससे क्या होता है कट्टरपंथी आ जाती है। मान लो जैसे हिंदू है, वो क्या है, वो अपने धर्म को ही पसंद करेगा, वो ये सोचेगा अगर कोई और धर्म का तो वो अच्छा इंसान नहीं है ना। तो ये जब बाय गॉड्स हो जाते हैं, मतलब कि बंदा कट्टर हो जाता है। तो जो टीचिंग थी क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मोनी अमंग सब्जेक्ट। तो जिस तरीके से अगर लोग अपने धर्म को मानेंगे तो उससे क्या होता है कि एक डिसहार्मोनी हो जाती है, एक बैलेंस नहीं बन पाता। तो जो इससे क्या हुआ, इवेंचुअली क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ, जो अकबर ने क्या किया, उसने एक आइडिया डेवलप किया, वो क्या था, सुल ए कुल का। सुल ए कुल का मतलब क्या, यूनिवर्सल पीस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अकबर के बारे में, यूनिवर्सल पीस का उसने आइडिया दिया। तो जो आइडिया था वो टॉलरेंस का था, जिसने मतलब कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया किसको, डिफरेंट रिलीजन्स को, ठीक है। और इसके बजाय उन्होंने किस सिस्टम पे फोकस किया, एथिक्स पे। एथिक्स क्या होते हैं, जो नैतिक शिक्षा होते हैं, लाइक ऑनेस्टी है, जस्टिस है, पीस है, इस चीज़ पे उन्होंने, इस चीज़ पे जोर दिया उन्होंने कि ईमानदारी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बजाय कि धर्म अलग अलग धर्म क्यों। जो अबुल फजल है हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुले कुल। और इसमें सुले कुल के मतलब उसमें अबुल फजल है, उसने मतलब कि अपना विज़न भी दिया, और जो प्रिंसिपल है गवर्नेंस का बहुत फॉलो किया। फिर अकबर के बाद जहांगीर ने फॉलो किया, शाहजहाँ ने भी इसको फॉलो किया, ठीक है। तो सुले कुल अगर पूछा जाए, जैसे अगर आपका कीवर्ड्स आते हैं, तो सुले कुल का मतलब क्या, भाई यूनिवर्सल पीस, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर जहांगीर के जो मतलब अकबर का बेटा है उसने डिस्क्राइब किया अपने फादर की पॉलिसी को इसमें। फिर उसके बाद हमारी बात आ जाती है, एंडिंग ही आ गई है, चलो अब तो हमारी, कि जो मुग़ल एम्पायर है उसके बाद 17th सेंचुरी में कैसे हैं, और उसके बाद क्या होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मिलिट्री एफिशिएंसी होती है मुग़ल एम्पायर की, उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिकल कमर्शियल प्रोस्पेरिटी आ जाती है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी क्या होता है, समृद्धि आ जाती है। तो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स थे वो डिस्क्राइब करते हैं एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, ठीक है। जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर है, जो दूसरे देश से घूमने वाले हैं, वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है मुग़ल एम्पायर को कि ये वेल्थ का लैंड बोला गया। बट दीज सम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एक्सिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट अपुलेंस। मतलब कि देखो, एक तरफ तो हमारी जो इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था ना, तो लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए, उसके दूसरे अगर विजिटर ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे गरीबी भी बहुत है। ये नहीं कि वेल्थ है, गरीबी भी बहुत है। जो इनइक्वालिटीज़ है वो ग्लेरिंग, जो इनइक्वालिटीज़ वो देखी जा सकती है। जो डॉक्यूमेंट है, अगर हम देखें 12 ईयर्स ऑफ द शाहजहाँ के रेंज से, वो हमें बताता है। अगर शाहजहाँ का टाइम पीरियड देखें, ठीक है, 20th ईयर का,
तो वो क्या बताता है कि जो हायर रैंकिंग जो मनसदार हैं वर ओनली भी इतने 445 थे नंबर में आउट ऑफ टोटल में, अगर 8000 टोटल माने तो उसमें मनसदार सिर्फ 445 ही थे। जो स्मॉलर नंबर है सिर्फ 5.6% का जो टोटल नंबर है जो मनसदार का, वो रिसीव करते हैं 61% ऑफ टोटल जो रिवेन्यू है पूरे एम्पायर की एज ए सैलरी। तो जो मुगल एम्पायर हैं जो मनसदार हैं वो स्पेंड करते हैं ग्रेट डील ऑफ इनकम सैलरीज और गुड्स को, मतलब कि वही अच्छी लाइफ जी पाते हैं जो मनसदार है जो सैलरी ले रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर है वो उनको मतलब कि बेनिफिट करता है, आर्टिशियंस को भी, पीजेंट्री को भी, जो सप्लाई करते हैं अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट जो स्केल है रिवेन्यू कलेक्शन का वो लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनके पास पैसे कम बचाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक पीजेंट हैं, आर्टिशियंस हैं, तो पूरे अमंग दैम लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो पूरे जो ज़्यादा गरीब हैं उनको मतलब कि अपनी लाइफ सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है, तो वो उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं मतलब कि स्पेंड इन्वेस्ट करने के टूल्स होते हैं, सप्लाइंस होते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जिससे वो जो क्या थोड़े से वेल्थियर हो जाते हैं। फिर जो इनॉर्मस वेल्थ है, रिसोर्सेज है, वो क्या है कमेंडेड है मुगल्स की, मतलब कि ठीक है सराहनीय है, और 17वीं सेंचुरी तक मतलब कि वो रहे हैं। और एज अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, लेकिन धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी के बाद जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जिनके सर्वेंट्स थे वो इमर्ज हो गए हैं एज ए पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन, दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टी। तो जो मतलब कि जो सर्वेंट थे उन लोगों को समझ में आ गया कि जो मुगल हमारे पर शासन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक नई डायनेस्टी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और एक कमांड शुरू कर दी जिसमें अपने अपने एरिया बना लिए, लाइक हैदराबाद है, अवध है। ऑल्दो दे कॉन्स्टिट्यूट रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, और उन्होंने कंटिन्यू कर दिया कि वो पहचाने मुगल एम्पायर को दिल्ली में भी, उनके मास्टर्स को भी। बाय द 18वीं सेंचुरी द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। और 18वीं सेंचुरी तक तो क्या हो कि अपनी एक उन्होंने खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर मुगल एम्पायर्स के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हम इसको बार बार अगर हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, एकदम से नहीं हो पाता है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स जो मुश्किल होते हैं उनको हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। पहली बार तो देखो मुश्किल लगते ही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। वीडियो को आप एक दो बार प्लीज़ आप दोबारा इसको सुने। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कीवर्ड्स अच्छे से आप इसको, और इंटरनल्स हैं इसलिए आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।